ये इख्तियार एक ऐसे इदारे के हाथ में है जिसके बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताबों में लिखा हुआ है कि टेक्निकली इट इज नॉट अ ब्रांच ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट। 7 मेंबरों पर, जिन्हें गवर्नर्स कहा जाता है, मुश्तमिल एक बोर्ड है जिसे फेड कहा जाता है, फेडरल रिजर्व सिस्टम। इसके 2 मेंबर्स हैं जिन्हें प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मुंतखब करता है, बाकी लोग जो हैं इसके उधर हकीकत प्राइवेट बैंकर हैं। यह वो इदारा है जिसके हाथ में यह इख्तियार है कि वो जब चाहे ट्रेजरी डिपार्टमेंट को वो ऑर्डर दे सकता है कि हमें इतने डॉलर छाप कर दे दो। ट्रेजरी डिपार्टमेंट को अमेरिकन हुकूमत इस चीज का ऑर्डर नहीं दे सकती। अमेरिकन हुकूमत को जब रुपए की जरूरत पड़ती है, आई मीन डॉलर, तो वो कांग्रेस से मंजूरी लेकर बॉन्ड छापते हैं, ट्रेजरी बिल्स या ट्रेजरी बॉन्ड्स, और हर सोमवार को ये बॉन्ड्स जो है ऑक्शन किए जाते हैं ताकि अमेरिकी हुकूमत अपने अखराजात पूरे कर सके। इन बॉन्ड्स को कोई भी खरीद सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इन बॉन्ड्स को फेड खरीदता है, और जितने वो बॉन्ड खरीदना चाहता है उतने डॉलर प्रिंट करने का ऑर्डर जो है वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट को दे देता है। वो डॉलर फेड को मिल जाते हैं, फेड उनके इवज वो बॉन्ड खरीदता है। बॉन्ड आप जानते हैं क्या होता है, बॉन्ड या ट्रेजरी बिल जो है ये असल में एक कर्जा है, हुकूमत कर्ज लेती है। बॉन्ड फेड के पास आ जाते हैं, रुपया जो है अमेरिकन हुकूमत के नाम पर बैंक में जमा हो जाता है, और जिस बैंक में वो रुपया जमा होता है, फर्ज कीजिए वो $1 बिलियन जमा हुआ है, तो वही फ्रैक्शनल रिजर्व जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा था कि बैंकारी का एक मजबूत सतून वो भी है, वो $1 अरब वहां जाते ही $10 अरब में तब्दील हो जाता है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक मुकम्मल और जाबराना तसल्लुत है डॉलर के ऊपर फेड का, और इस तरीके से डॉलर की मिकदार को हर आन और हर लम्हा फेड या फेड का चेयरमैन, ये फेड का चेयरमैन जो है ये 4 साल की मुद्दत के लिए होता है, और इसके जो गवर्नर्स हैं इनमें से हर गवर्नर 14 साल की मुद्दत के लिए होता है। और चेयरमैन का जो ये अपॉइंटमेंट है ये इस तरीके से होता है कि एक सदर के 2 साल जो हैं और अगले सदर के 2 साल वो कवर होते हैं फेड के चेयरमैन की एक सदारत में, यानी वो हर तरफ वो इंटरवेंशन कर सकता है। अब आप जरा अंदाजा कीजिए कि ये कुव्वत जिसे इस वक्त दुनिया में सोल सुप्रीम पावर समझा जा रहा है, वो मोहताज किसकी है? वो इन प्राइवेट बैंकरों की मोहताज है। और इस फेड में 2 यहूदी बैंक, चेज मैनहट्टन और सिटी बैंक के अक्सरियती वोट हैं। अब यहां से जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात की तरफ कि जंग वो चीज है जिसमें इतनी रफ्तार से पैसा खर्च होता है कि किसी और प्रोजेक्ट में नहीं होता। तो जंग लड़ने से पहले हर हुकूमत जो है अपने फाइनेंस मिनिस्टर से यह जरूर पूछती है कि हमारे फाइनेंस की सूरत हाल क्या है, कितने दिन हम लड़ सकते हैं, ये जंग हमने करनी है, हमें कितने अखराजात जो दरकार हैं वो कहां से आएंगे। इसके बगैर कोई हुकूमत जंग लड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तो अब जरा सोचिए कि जो हालिया जंगें हुई हैं, अफगानिस्तान पर जो चढ़ाई हुई, इराक पर जो चढ़ाई हुई, और शायद किसी और की बारी भी अब आने वाली है, तो उनके लिए सरमाया कहां से आ रहा है? क्या यह मुमकिन है कि फेड ये चाहे कि ये जंगें ना हो और उसके बावजूद अमेरिकन हुकूमत ये जंगें लड़ ले? खरबों डॉलर का जो है बजट वो दरकार होता है इसके लिए। तो क्या दूसरे लफ्जों में यह नहीं कहा जा सकता कि ये जंगें दर हकीकत फेड ने करवाई हैं? 9/11 का जो वाकया हुआ था उससे 6 या 8 महीने पहले से अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में चली आ रही है। आज इस बात को 4 साल का अरसा तकरीबन हो चुका है। पिछले 1.5 साल में डॉलर की कीमत इंटरनेशनल करेंसीज के मुकाबले में 30% से ज्यादा गिर चुकी है। सूद का रेट गिरते गिरते 0 और 1% के दरमियान आ गया है अमेरिका में। अब इस सूरत हाल में होना तो यह चाहिए कि फेड जो है वो डॉलर की सप्लाई को महदूद कर दे ताकि डॉलर को सहारा मिल सके, जो पहले ही बेकीमत होता चला जा रहा है उसे सहारा मिल सके। लेकिन फेड क्या कर रहा है? इन जंगों के जरिए से वो सप्लाई ऑफ डॉलर को और बढ़ा रहा है।
इसमें और इजाफा करता चला जा रहा है। रिसेशन जो है 4 साल से खत्म होने में नहीं आ रही, और फिर एन इस मौके पर चाइना से कंज्यूमर गुड्स का एक सैलाब है जिसने अमेरिका का और कनाडा का और यूरोपियन मार्केट का रुख कर लिया है। क्या यह महज इत्तेफाक है? यह यकीनन इत्तेफाक नहीं है। आज से 12 साल पहले या 13 साल पहले यहूदी चाइना में $350 या $400 मिलियन की सरमायाकारी उस वक्त कर चुके थे, और उसके बाद ये जितनी भी मल्टीनेशनल्स जर्मनी और जापान और दूसरे यूरोपियन ममालिक से उठकर चाइना में चली गई हैं, उनके पीछे सरमाया किसका है? ये कारपोरेटाइजेशन का नकाब जो है, इस पर थोड़ा सा गौर किया जाए तो बहुत सी और भी हकीकतें खुल जाती हैं। यह सारी अरेंजमेंट पहले से करके रखी गई थी। अब यहूदी असल में अपने मकासद के लिए अगर उनके प्रोटोकॉल्स पढ़े जाएं तो साफ पता चलता है कि वो अपने मकासद में तकरीबन 98 या 99% कामयाब हो चुके हैं। और इस वक्त जो वो कर रहे हैं वो ये है कि अब उनके मुकाबले में कौन खड़ा हो सकता है? वही जिसकी इकोनॉमी दुनिया में सबसे बड़ी, 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी, वीटो की पावर उसके पास, और वार मशीन उसकी सबसे ज्यादा इक्विप्ड और लेटेस्ट, वही उनके मुकाबले में खड़ा हो सकता है। इसलिए महसूस यूं होता है कि अब उसके कदमों के नीचे से जमीन खींच लेने का फैसला उन्होंने कर लिया है, और यह सारी अरेंजमेंट जो है कि अब रिसेशन से उसे निकलने नहीं दिया जाएगा, यह सारी अरेंजमेंट पहले से की जा चुकी थी। अगर दुनिया की यह कुव्वत जिसे हम सोल सुप्रीम पावर आजकल समझ रहे हैं और जो सारी दुनिया में दंडनाती फिर रही है, अगर उसकी कुव्वत जो है वो कुछ बैंकरों के हाथ में है, तो फिर बाकी तमाम दुनिया जो है उसके बारे में आप खुद अंदाजा कर लीजिए, कुछ मुश्किल नहीं है। ये बैंक जो हैं, इनके जो मुख्तलिफ नाम रखे गए हैं, इनके जरिए से महसूस कुछ यूं होता है कि शायद ये कौमी इदारे हैं। हकीकत ये नहीं है। ये 15वीं सदी में गालिबन या 16वीं सदी के आगाज में जब बैंक ऑफ इंग्लैंड बना है तो ये बिल्कुल प्राइवेट बैंक था। यहां मैं चाहता हूं थोड़ी सी वजाहत इस बात की कर दूं कि ये फेड जो है, जिसके पास ये इख्तियार है कि डॉलर वो छाप सकता है, ये प्राइवेट बैंकर्स के पास ये इख्तियार आया कहां से? हुकूमत ने ये इख्तियार क्यों दे दिया इन्हें? तो सूरत हाल असल में यह है 11वीं और 12वीं सदी के करीब ये जो सराफ होते थे, सुनार, इनकी साख इतनी अच्छी थी कि लोग अपना सोना अमानतन इनके पास रखवा दिया करते थे, और ये सराफ उस सोने के बदले एक रसीद जो होती थी उसको मालिक को वो जारी कर देते। वो मालिक जब चाहता आकर वो रसीद दिखाता और अपना सोना ले लेता। लेकिन कुछ अरसे के बाद इन सराफों ने नोट ये किया कि अक्सर लोग कई कई साल अपना सोना लेने के लिए वापस नहीं आते। हो क्या रहा था कि लोगों ने सुनारों की उन रसीदों को इस्तेमाल करते हुए कारोबार और तिजारत जो थी उसमें आसानी पैदा कर ली। कौन सोना उठाकर लाए और ले जाए, इन रसीदों के जरिए से कारोबार शुरू हो गया। जब इन सुनारों ने, जिन्हें मनी चेंजर्स भी कहा जाता है, यह बात देखी तो इन्होंने जो सोना इनके पास होता था, जो कई कई साल जिसे क्लेम नहीं किया जाता था, उसका कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को सूद पर देना शुरू कर दिया। फिर कुछ और वक्त गुजरा तो इनके हिर्स और लालच ने उन्हें एक और रास्ता सुझाया। वो ये कि फर्ज कीजिए एक साहब ने 1 किलो सोना एक सुनार के पास रखा है और उससे एक रसीद ले ली है 1 किलो सोने की। तो साहब का तजर्बे ने सुनार को यह बात बताई कि ये तो पता नहीं कितने साल इतने सारे लोग जिन्होंने मेरे पास सोना रखा लेने नहीं आएंगे। तो उसने क्या किया कि एक रसीद तो सोने के असल मालिक को जारी की और उसके अलावा 8-10 रसीदें मुख्तलिफ लोगों को सूद पर जारी कर दी। वो असल में जाली रसीदें थी। फिर यह सिलसिला फैलता चला गया। जिसकी जितनी साख थी उसने उसी एतबार से वो रसीदें छाप छाप कर चलानी शुरू कर दी। इसके बाद फिर हुकूमतों को जब यह फिक्र लाहक हुई कि यह तो निरा फ्रॉड है, इसका कुछ किया जाना चाहिए, तो फिर इन मनी चेंजर्स और अमेरिका की हुकूमत के दरमियान यूं कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा टसल हुई है, बड़ी कशमकश हुई है। और ये जो लिंकन को कत्ल करवाया गया, जैक्सन को कत्ल करवाया गया, इसके बारे में शवाहिद दस्तयाब है कि असल में इन कातलों को फाइनेंस करने वाले बैंकर थे। और लिंकन के जमाने में तो यह बात बहुत ज्यादा, वो जो जंग हुई उस जमाने में लिंकन के पास अपने सिपाहियों को देने के लिए पैसे नहीं थे। उसने जब मनी चेंजर से राब्ता किया तो उन्होंने गालबन 36% सूद का मुतालबा किया। इस पर लिंकन ने फिर अपने एक दोस्त से मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। उसने कहा तुम कांग्रेस से कहो